स्ट्रेंथ है वो वास्तव में स्ट्रेंथ दिखे, उसको स्किल के साथ जोड़ दीजिए। सो सोर्सेज की समस्या होगी, दिशा चाहिए होगी कि कहाँ करना है, कैसा करना है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि ये नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। आई विल बी डिक्टेटिंग देम। आप वो नोट्स सब लोग देख सकते हैं टेलीग्राम MFSC ऑफिशियल फ्री नोट्स करके होगा एक, उसके अंदर एक पहले अपलोड किया था मैंने ODOP का और ये सेकेंड अपलोड है। या मैं उसको रीशेप कर दूंगा, ODOP डिलीट मार दूंगा और वहां पे सिर्फ लिख दूंगा मेन स्टेप्स करके, तो यू कैन इजीली विजिट इट। तो वो फर्स्ट सेट है। फर्स्ट सेट के अंदर पेपर 4 का पार्ट B मैंने आज हैंडल किया है, बहुत लंबा है, आप उसको आराम से प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं चाहें तो सबसे पहला पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट। ये बहुत इजी पार्ट है, इसके अंदर ज्यादा दायरे नहीं फैलाने आपको। दायरे का मतलब होता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, उधर भी पढ़ना है, उसको इधर भी लाना है, यहां से वहां भी जाना है, वो सब नहीं करना। इट्स वेरी इजी, सिंपल, सिंपलेस्ट है। इसके अंदर आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कम से कम इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर एग्जांपल्स आपके पास होना चाहिए क्योंकि आपको स्टार्टअप भी दिया हुआ है तो इसको कोरिलेट करना आना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप कोरिलेटेड विद स्टार्टअप्स। तो अलग अलग पार्ट को करिए, अपने आप कोरिलेशन बाद में बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं अगर आपको दूं यहां पर कि आपकी तैयारी किस तरह से होना चाहिए, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? अगर आपने ये पढ़ लिया है, पिछला मेंस आपने दिया है, अगर आपने ये पढ़ लिया है तो इस क्वेश्चन को करके देखिए और फिर चेक करिए खुद से जो आपके पास कंटेंट है क्या उसके अंदर कुछ कमी रह गई। या मेरा जो पहला वीडियो है जिसके अंदर मैंने पूरा फ्लो बताया है, उस फ्लो के अंदर टेस्ट करके देखिए कि क्या वो उस पैरामीटर ऑफ जजमेंट के ऊपर आ रहा है जहां आप कह सकते हो ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये बहुत शानदार आंसर लिखा है। बेस्ट इज नथिंग, वर्स्ट इज नथिंग। In mains, there is nothing as such as best and worst. A little lower than average, average, above average, better than average. बस best is nothing. यहां सोर्सेस के लिए अगर आप बात करेंगे तो क्लास 11th इकोनॉमिक्स उठाइए NCERT की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ये है बेसिक सोर्स NCERT NIOS। मैंने आज मेरे इस सेशन को कंडेंस करने के लिए, मेरे सोर्सेज और भी होते हैं जहां मैं जाता हूं, नॉर्मली मेरा सबसे पहला कंसेप्ट होता है व्हाट डज NCERT से अबाउट दिस। पहला, वहां से आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर कंसेप्ट समझ में आ जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ऑनलाइन देख सकते हो। वो मेरा मकसद है। यहाँ पे मैं आपको कोई बड़ी भारी किताबें नहीं बता रहा हूँ, कोई किसी के भी नोट्स नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने नोट्स भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। सो यहाँ आप वो ले सकते हो NCERT। सेकेंड, NIOS जो मेरा फेवरेट सोर्स होता है क्योंकि NIOS थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव जाता है, ज्यादा गहराई में जाता है, ज्यादा एक्सप्लेनेटरी होता है। NIOS को मैं थोड़ा सा बेटर रखता हूँ NCERT से। सो सेकेंड इज NIOS। इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के मॉड्यूल्स हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप पढ़ सकते हो। इग्नू के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, कोड है MS93, हो सकता है मैंने गलत लिखा हो, बट इग्नू के अंदर आप सर्च कर सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। स्पेलिंग कैसी लिखते हैं यार, उस स्पेलिंग से हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उसको सही प्रोनाउंस कर लें, है ना। हम इंग्लिश माध्यम वाले छात्र हैं यार, अधिकतर वही हैं। सेकंड है आपका सिम्टम्स, प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यही वाला है ना, कहीं मैंने ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया। दैट इज सिम्टम्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, प्रिंसिपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन। ये भी टॉपिक इजी है, यानी टू द पॉइंट आएगा। जब मैं बोल रहा हूं इजी है तो एवरेज स्टूडेंट के लिए इजी है, जहां थॉट बिल्डिंग की इतनी आवश्यकता नहीं है, जहां आप अगर अपने आप को सोचते हैं, अगर आप डरते हैं कि मुझसे ये कोरिलेशन नहीं निकल पाएगा या मैं इसको वहां नहीं जोड़ पाऊंगा, तो इजी टॉपिक्स जो मेरी आने वाले समय में लिस्ट बनती जाएगी, आप उनको देख सकते हैं। वहां अगर आप करेंगे नहीं तो बेस आपका सॉलिड तैयार हो जाएगा, उसके बाद में आप अपने आप कोरिलेशन कर लेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो बन जाएंगे। यहां पर इनोवेशन क्या है उसको आपको समझ में आना चाहिए। रिस्क टेकिंग क्या है, लीडरशिप की क्वालिटीज, लीडरशिप का रोल, ये सब पता होना चाहिए। क्रिएटिविटी क्या है। फिर यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पे चूंकि हम मेंस लिख रहे हैं तो यहाँ इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप, कम से कम ऐसे नाम जो कहीं नहीं थे और बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करा दिया आउट ऑफ द बॉक्स जाके, उनका नाम आपको पुरानी किताबों में नहीं मिलेगा। आपको जो पुराने एग्जाम्पल्स मिलेंगे वो हो सकता है नोट्स 10 साल पुराने, हो सकता है नोट्स 5 साल पुराने,
हो सकता है 2 साल पुराने। करंट रेलेवेंस में किसने बवाल मचाया, करंट स्टार्टअप कौन कौन से, किस फील्ड के अंदर है, ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, यहाँ एक किताब या एक सोर्स काम नहीं आएगा, ये जरूरी है। देन फिर हमें अब इसमें क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको इस पॉइंट पे। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विद एग्जांपल। अब एग्जांपल है जैक मा, अगर मैं इंटरनेशनली बात करूं, एग्जांपल है बिल गेट्स, एग्जांपल है इलॉन मस्क, वर्ल्ड के नाम पर, इंडिया के नाम पर लेंगे धीरूभाई अंबानी, अदानी। आप सोच के देखें कि ये लोग कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुंचे, इनकी सक्सेस स्टोरीज कैसी हैं। मॉडर्न के अंदर जितने भी आप स्टार्टअप्स देखते हैं, जो स्विगी हो गया और क्या है, जोमेटो हो गया, ओला हो गया, उबर हो गया, मतलब कुछ इंडियन से कुछ बाहर के हैं, फ्लिपकार्ट था इंडियन था, इस तरह के कितने स्टार्टअप्स हैं जो काम कर रहे हैं। कुछ स्टार्टअप्स ऑफलाइन भी हो सकते हैं, वो कौन से स्टार्टअप्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए कौन से स्टार्टअप्स हैं, और उनको आप किस तरह से देखते हो। तो यहाँ एक केस उठाया जाता है, और उस केस को, केस है XYZ, उसकी ये कंपनी है, इतने करोड़ की है, 90% लोग यहीं पेट भर गए। आपका काम होगा, आपको ये देखना पड़ेगा उसके चैलेंजेस क्या थे, उसके सामने चैलेंजेस कौन से खड़े थे, फिर उन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए उसके अंदर का विल पावर, कमिटमेंट और जो दूसरी लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं वो कौन सी थी, हाईलाइट है। उसके बाद में फिर आप करोगे कि उसके सामने जब वो शुरू कर रहा था तो थ्रेट कौन कौन सा था। अब उन थ्रेट्स को काउंटर करते हुए उसने जो गिवन अपॉर्चुनिटीज थी उस समय पर, उस टाइम पीरियड के अंदर, उस पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर कैसे हैंडल किया, उसने कौन से की फीचर्स का इस्तेमाल किया, कहां पे इस्तेमाल किया। सो इट इज कंप्लीट स्वॉट एनालिसिस, स्वैट एनालिसिस, दोनों ये आपको आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा एडवांस है बट इजी है ये वाला। इसके अंदर अगर आप सोर्सेस पे जाएंगे ना, तो स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट देख सकते हैं, बड़ा आसान काम है। MSME की रिपोर्ट्स आती हैं, MSME मिनिस्ट्री ऑफ MSME है, उसकी रिपोर्ट्स आती हैं, वो देख सकते हैं। NCERT के अंदर 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आई थिंक सो, हो सकता है गलत भी हो, AI जनरेटेड है, क्योंकि इतना सारा कुछ करना, एक एक चीज को करने में मुझे शायद हफ्ता भर लग जाता, बट इट्स नाउ कंफर्टेबल, 3 दिन लगे एंड इट्स नाउ रेडी। It takes time because AI does not give you what you want. आपके जो प्रॉम्प्ट होते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर आप खुद से करना चाहते हैं, खुद ही AI सीखना चाहते हैं, आपसे प्रॉम्प्ट लिखते नहीं बनता है, यूज मीरा, MIRA, मीरा। चैट जीपीटी जब आप ओपन करोगे तो चैट जीपीटी के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ आता है एक्सप्लोर जीपीटीज, वहां पर आप लिखना मीरा प्रॉम्प्ट प्रोफेसर। बहुत सारे प्रॉम्प्ट प्रोफेसर हैं, पहले मैं दूसरे को यूज करता था, बट मीरा के अंदर एक फंक्शन है, वो फंक्शन होता है, एक नॉर्मल इंसान क्या चाहता है, जेनरेट अ कोड अकॉर्डिंग टू दैट। तो मीरा जब आप ओपन करोगे तो शायद सेकंड वाला पर्सपेक्टिव रहता है, मुझे याद नहीं रहा, उसको आप क्लिक कर दो तो वो बोलता है ओके व्हाट इज योर आइडिया। तो बोले मेरे को कुलूप बनाने का है। बोले ये क्या होता है? बोले ये ऐसा होगा कि जो जलेगा। अच्छा, फिर वो आपसे सवाल पूछती जाएगी, नॉट जाएगी, मीरा नाम है तो मीरा पुरुष का भी हो सकता है। ओके, सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग जहां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि आंसर लिखना, कोशिश करना कि आंसर खुद से लिखो। आंसर के लिए AI का इस्तेमाल मत करना, प्लीज मत करना। कई बार ऐसा होगा तुम्हें आंसर बहुत अच्छा लगेगा, जबकि वो लिखने के बाद पढ़ने पर बहुत गंदा दिखता है। इसलिए कोशिश करना कि न करो। कंटेंट ले लो, कंटेंट की कोई समस्या नहीं, कंटेंट आप वहां से क्रिएट करा सकते हो। किस तरह से कंटेंट आपको चाहिए वो क्रिएशन हो जाता है। AI का इस्तेमाल अगर आज आप नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत पिछड़ जाएंगे। आने वाले समय के अंदर मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, पहले भी बोला है कि मुझसे अच्छा पढ़ाने वाले AI के मॉडल्स आ जाएंगे, बहुत अच्छा। आप एक क्वेश्चन टाइप करोगे, वो 50 तरीके का आंसर सडन लिख देगा। ये सिर्फ रट्टू लोगों के लिए होगा, तब PSC इसको काउंटर करेगा। PSC तब बहुत ज्यादा एनालिटिकल पे चला जाएगा, डिस्क्रिप्शन छोड़ देगा। ये होने वाला है, आज नहीं होगा, 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा, बट होगा। सिविल सर्विसेज एग्जाम्स विल रिमेन जब तक कि राजशाही, तानाशाही वैसा नहीं हो जाएगी। हमारा उधर वाला जो अभी बना है उसने ये किया ना, एक जनरल को हटा दिया, उसको नौकरी दे दी, वो वाला काम, हाँ? वो वाला हमारे यहाँ नहीं होता। दैट इज वी आर स्टिल मेरिट बेस्ड सिस्टम। NCERT, देन NIOS के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स मटेरियल, इग्नू का MS-94 टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इसे आप देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। अदर सोर्सेज के अंदर जैसे किसी एंटरप्रेन्योरशिप की प्रॉब्लम को अगर आपको ढूंढना है यहाँ पर
कि किस तरह से उसने अपनी जीवन में, हर एक की जीवनी तो आप विकिपीडिया पे लिखोगे नहीं। 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट की वीडियो होती है, अगर आप देखना चाहें तो टेड टॉक्स, TED, TED, एक व्यक्ति होता है जो किसी एक टॉपिक के ऊपर बोलता है, अपना पर्सनल लेवल के ऊपर बोलता है। यहाँ आपको एग्जाम्पल्स के साथ देना, अब ये क्यों देना है मैं आपको ये बता देता हूँ। आपको केस स्टडीज दी है दोनों पार्ट के अंदर, वो केस स्टडीज तभी संभव हो सकती है जब विचार बना हुआ। अगर ये सारी केस स्टडीज पेपर 3, पेपर 2, पेपर 1 में भी डाल दी जाएगी ना, सोच के देखिए। अगला पार्ट हमारा जो यहाँ दिया है, दैट इज प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिविटी, आइडिया जनरेशन, एनालिसिस एंड बिजनेस प्लान। तो आई वर्क ऑन एन आइडिया। जब मेरे स्टूडेंट कहीं फंसते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए आई मस्ट हैव सम काइंड ऑफ सोल्यूशन। उस सोल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए आई नीड टू हैव एन आइडिया। आइडिया का फोन मतलब सिम। आइडिया इस तरह से होता है कि मैं कैसे इसको छोटा कर सकता हूँ, एंड देन आई वर्क ऑन। सो पिछले 2010 से 15 साल की जो ये मेहनत है, तो इट बिकम्स हैबिट नाउ, अपने आप होने लगता है। और उसके साथ जब आप एआई के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, एंड देन इफ यू वर्क ऑन दैट, इट बिकम्स इजी। इस बार मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मेरे एक साथ में सज्जन बैठे हैं, पढ़ रहे हैं हम दोनों साथ में। तो कैसा था वो, एक चार्ट, एक एमपी का टॉपिक है इकोनॉमी में फ्री का, करंट स्टेटस ऑफ एमपी इन इंडियन इकोनॉमी और स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और था रिसेंट ट्रेंड्स। मैंने इन सबको कंबाइन कर दिया था और एक चार्ट बना। कितने पेज का था भाई? 8-10 पेज में वो तीनों टॉपिक पूरे आ गए और उसमें से आया क्वेश्चन। सो दैट इज हाउ एक आइडिया होता है। हालांकि उसके अंदर मुझे 7 दिन लगे थे डेवलप करने में, बिकॉज लगातार प्रॉम्प्ट देते हैं, वो कुछ गड़बड़ करता है, फिर उसको डिलीट करते हैं, फिर प्रॉम्प्ट देते हैं। सो एआई वैसा वाला नहीं है कि वो मेरे अंदर से कनेक्टेड है कि मैं क्या चाह रहा हूँ। मेरे अंदर जो चीज इमेज है वो तो मेरे अंदर है। हाउ एम आई गोइंग टू आस्क इट टू बी डन बाय समथिंग एल्स। तो ये एआई जनरेटेड है, आपको एक झटके में मिल रहा है। इट्स 2 दिन का काम है। अब मेरे पास वो मॉडल बन गया। एक्चुअली दिस मॉडल इज नाउ इजी फॉर मी कि वो 2 दिन 3 दिन की मेहनत करी, तो आने वाले समय के अंदर आई विल बी वेरी कंफर्टेबल कि आने वाले समय में मैं आपको दे सकूं। देन अगला हमारा जो है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिविटी, आइडिया जनरेशन, बिजनेस प्लान। ये थोड़ा सा मॉडरेट है, मॉडरेशन चाहिए, बिकॉज यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, बिजनेस प्लान। यहाँ मैनेजमेंट का लंबा डेटा चाहिए, लंबी पढ़ाई चाहिए, इसलिए मॉडरेशन पे आता है। तो इसको आप थोड़ा लंबा समय देने की इच्छुक जब हो तब उठाइएगा। तो जो छोटा छोटा पार्ट होता है ना, उसको पहले करके रखना है। कंसेप्ट ये है कि तैयारी किस किस की पहले करके रख देना है, और साथ में किसको थोड़ा लंबा समय देकर सीखना है। यहाँ पे होगा स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होगी, आइडिया जनरेशन क्या होगा, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, और सिंपल बिजनेस पॉइंट्स, बिजनेस प्लान को कैसे इवॉल्व किया जाता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर दिया जाए आपको, हालांकि ऐसा आने की संभावना कम है, बट आ सकता है। ड्राफ्ट अ बिजनेस प्लान, ड्राफ्ट अ बिजनेस प्लान फॉर अ स्टार्टअप इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। व्हाई? ये क्यों आता जा रहा है हमारा? बिकॉज वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स अ पीपीपी मोड। सो अगेन सोर्सेज के लिए आप जाइए एनसीईआरटी 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज, बिजनेस एनवायरनमेंट, एनआईओएस की एंटरप्रेन्योरशिप प्लानिंग मॉड्यूल, इस पे से आप पढ़ सकते हैं इसको, ये आसान सोर्सेज हैं। इसके बाद में इग्नू का MS-95 रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर मैनेजमेंट डिसीजंस, ये इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट डिसीजंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज को करने के पहले आप डिसाइड कैसे कर रहे हो कि आपको ये करना है। तो करना क्यों है? आपके सामने आने वाले समय में हैंडलिंग होगी पीपीपी मॉडल के ऊपर, जो मैं पहला कह रहा था जब तक कि क्लास डिस्टर्ब नहीं हुई। पीपीपी मॉडल ये हो गया प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ? देयर इज एन एंटिटी जो प्राइवेट है, आपके डायरेक्टली अंडर में नहीं है, बट एक कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ, उसको आप कैसे हैंडल करते हो, उसका बिजनेस प्लान कैसे चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल BRTS कॉरिडोर, जिसे हम आजकल आईबस कहते हैं, इट्स अ सक्सेसफुल मॉडल। वो कैसे हुआ? कराने वाला कौन था? अफसर था भैया, मतलब ही बिकेम अ कलेक्टर देन। पहले तो यहाँ पर ही वाज MPPSC के पास आउट थे, सीनियर, आप लोगों से बहुत बहुत सीनियर, उनसे सीखना पड़ता है। तो उनका वो केस स्टडी है। इस केस स्टडी को मैंने इसलिए एग्जांपल दिया कि इसको आपको करना है कंपेयर विद भोपाल BRTS, जिसे खत्म कर दिया गया। इंदौर के बारे में भी चल रहे हैं खत्म करने की। आपको ये पता होना चाहिए कितने लोग आज पर डे सफर करते हैं, कितना उनका टाइम बचता है। टाइम इज मनी। ज्यादा जल्दी पहुंचेंगे, काम करेंगे, घर जल्दी पहुंचेंगे, तो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी रहेगी।
तो लाइफ एंड वर्क का बैलेंस करने के लिए कम्युनिकेशन का होना, ट्रांसपोर्ट का होना कितना जरूरी है, ये सारी एलिमेंट आप जब सीख सकते हैं जब आपको उसकी बुनियाद पता हो। सब लोग हमारे बिजनेस मॉडल के अंदर नहीं होते, मैं तो बिजनेस में कहते ही नहीं होते आपको, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मेरे चलो पर्सन ओके। सो क्वेश्चन क्या है मेरे पास यहाँ पर, मेथोडोलॉजी मैनेजमेंट डिसीजन के लिए। यहाँ पर अगर आप हायर ऑर्डर पे करना चाहें और ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई हो, सो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आर्टिकल्स आते हैं या आईआईएम के आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ एक नाम लिखा हार्वर्ड का, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आर्टिकल्स की बिजनेस प्लान अगर है तो उसके ऊपर आप कैसे करेंगे। तो आपके पास प्रॉपर सोर्स होगा, जब आप उसको किताब से बाहर जाके, नोट से बाहर जाके तैयार करते हो तो यहाँ घुसता है, तो विचार बनते हैं। विचार बनेंगे, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा आप कुछ ना कुछ लिख दोगे, और जब आप कुछ ना कुछ लिखोगे लेकिन फेंकोगे नहीं, नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि वो सबसे हटके हो गया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आज मैं फील कर रहा हूं। अलग बनाने की कोशिश मत करो, अलग बनो। अलग कैसे बनोगे? प्रिपेयर इन दैट मैनर कि पॉइंट वाइज आपने सारे काम करे। पिछला वीडियो, फर्स्ट वीडियो जो इसका है उसको देखो, तो उस तरीके से अगर कंप्लीट करते हो काम हो जाएगा। देन अगला पार्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। इसमें दो चीजें तो बहुत ईजी हैं, लास्ट वाली, लेकिन ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वहां पर नोट्स के अंदर, मतलब जो ये मैंने बना के दिया है आपको टिप सेट, इसके अंदर लिखा है मोस्ट कॉम्प्लेक्स, बट इसके अंदर दो चीजें बहुत सिंपल है जो टू द पॉइंट है, स्टार्टअप इंडिया एंड मेक इन इंडिया। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया इट्स कॉम्प्लेक्स, इसके हिस्टोरिकल रूट्स, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है। मतलब इस पॉइंट को लिखने के लिए मुझे परेशानी हुई, बिकॉज आई हैव टू फीड इट कि यहाँ मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं ज्योग्राफी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। देखिए इंडिया तो वही इंडिया है ना, पूरा इंडिया वही है। किस इंडिया की बात करो? ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया कौन सा था? पाकिस्तान में भी था ब्रिटिश इंडिया, तो ओमान में भी था, म्यांमार में भी था। पाकिस्तान की हालत आज क्या कंपेयर करें अगर हम, तो जीडीपी क्या है, इकोनॉमी की जीडीपी क्या है, सॉरी अफगानिस्तान की जीडीपी क्या है, बांग्लादेश की जीडीपी क्या है। तो पैरामीटर्स ऑफ जजमेंट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के होते हैं उसमें बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ये तीन जो 1947 को एक ही जगह से आजाद हुए थे अंग्रेजों से, वो आज कहां खड़े? क्यों खड़े? क्यों खड़े? बिकॉज उसके बाद इन तीनों ने अपनी अलग इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, डेवलपमेंट एजेंडाज लिए और पॉलिसीज बनाई। तो कुछ जगहों पर ऊपर नीचे की जो रेस है उसको आप ऑब्जर्व करें, फिर आप इसको पॉलिटिकल सिस्टम से कनेक्ट करें। पॉलिटिकल सिस्टम से कनेक्ट करेंगे तो पाएंगे कि बांग्लादेश के अंदर टर्मोइल क्या है, पाकिस्तान के अंदर टर्मोइल क्या है, और इंडियन डेमोक्रेसी थॉट क्या है। क्या हमारे यहाँ कैपिटलिज्म चला है या हमारे यहाँ सोशलिज्म हावी हुआ है? तो एक बैलेंस लेके चलने की कोशिश सारी सरकारों ने करी। कभी ऐसा दिखता है कि सोशलिज्म बढ़ रहा है, लेकिन कैपिटलिज्म खत्म थोड़ी हुआ था। कैपिटलिज्म वाज देयर, इट आल्सो ग्रीव। फिर जब आपने लिबरेशन किया, एलपीजी नॉट लिबरेशन, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो लिबरेटेड थॉट वो आया, उसके बाद में तो आप फूट गए एकदम। ग्रोथ वाज फिनोमिनली हाई। क्यों थी? उसके पहले क्या रूट थे, क्या बेस थे कि जिसकी वजह से ये हो सका। आजादी के बाद में कहा जाता है, किसी ने, एक नेता ने किसी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से कहा था कि आप ये वाला प्लांट डाल दीजिए, बोले कि बैंक फाइनेंस करने लायक नहीं है। ये स्टेटमेंट था, ऐसा कुछ बात हुआ था कि बैंकों के पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो हमारे इस वेंचर को फाइनेंस कर सके। सो बैंकों की स्ट्रेंथ कहां से आएगी? तो क्या नेशनलाइजेशन जरूरी था? ये कॉम्प्लेक्सिटी है। सबसे आसान क्या है? मेक इन इंडिया। सबसे आसान क्या है? स्टार्टअप इंडिया। इसको उठा के करके रख दो, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, 7 नंबर वाला क्वेश्चन फट से बन जाएगा। वो पूछेगा कि स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ, मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ, वो खत्म हो गया। लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर वो आपसे बोल दे मुगल काल से लेकर आज तक, वर्तमान तक के भारत के अंदर डेवलपमेंट को बताइए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताइए, या वो आपसे बोल दे हिस्ट्री को उठाते हुए कि ब्रिटिश ने हमारे साथ ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज का इस्तेमाल किया था कि जो पहले हमारा जीडीपी था वो खत्म हो गया था, इन सब चीजों का इस्तेमाल करना है। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ लिखा कॉम्प्लेक्स, इसका एक पार्ट आसान है, एक पार्ट कॉम्प्लेक्स है। तो आसान वाले को पहले करके रख लीजिए। देन यहाँ पर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पढ़ना है। अब इनिशिएटिव्स का मतलब क्या होता है? देखिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जो हम 1947 से लेकर आज 2025 तक की बात करेंगे, तो कौन कौन से प्लान आए थे? हर एक प्लान का एक ऑब्जेक्टिव था, उसका एक एजेंडा था, उसका एक पर्पस था। वो कितना सक्सेसफुल हुआ, कितना सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसने गवर्नमेंट एज एन एंटरप्रेन्योर और प्राइवेट पार्टी एज एन एंटरप्रेन्योर को कितना मदद करी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों पब्लिक कॉर्पोरेशंस डाले थे? क्या जरूरत थी?
क्या आज भी वो पब्लिक कॉर्पोरेशंस लेकर आ सकती है, या वो 100% पीपीपी मोड पे जा रही है? इंडियन गवर्नमेंट की ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कैश रिच है, जो पैसा भयंकर कमा रहे हैं? इसरो, व्हाट इज दैट? सोच के देखिए, वर्ल्ड के अंदर वो गवर्नमेंट ओन्ड है, और गवर्नमेंट ओन होने के बाद इतना खतरनाक बिजनेस मॉडल है जिसकी कोई, बिकॉज दे हैव अ टेक्निकल बैकअप है। इसरो है, इसरो का अंतरिक्ष है, एंट्रिक्स इज द सेल्स बॉडी, वो बिजनेस प्लान है उनका, वो दूसरे का उठा के सैटेलाइट फेंक देते। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने ऑटो चला रहे हैं, ऑटो में सवारी बिठा रहे हैं, तो ओला उबर है हमारी। दैट इज काइंड ऑफ थिंग। इसको समझना जरूरी है कि सिर्फ एक जगह नहीं देख रहा है कि प्राइवेट में भैया धंधा करना चाह रहा हूँ। हाँ, लॉन्ग बैक मैंने कहा था जब इंटरनेट चालू हुआ था, इतना ज्यादा वाइडली नहीं था, ई कॉमर्स इन्फेंसी में था, मैंने गोबर बेचो। हाँ सर, आप आज सर्च करके देख लेना कंडा कितना बिकता है। मैंने शब्द बोला गोबर बेचे, गोबर बेचने का मतलब ये थोड़ी होता है कंडा आपको मिलेगा नहीं। हर गांव, आप शहर में हो तो आप जाइए गांव में, अब आपका मन हो गया बाटी बनाना, कंडे पे सेक के बनाएंगे। तगारी तो मिल गई लोहे की, तगारी के अंदर कंडा भर लिया, उसके अंदर कंडा लाओगे कहाँ से? होम डिलीवरी होगा, करके सर्च देख लो, मिलता है सब कुछ। सो दैट इज हाउ आइडिया है, अपॉर्चुनिटी है। अब चैलेंज क्या है? कहा गोबर बेचेंगे। ये चीज समझना जरूरी है इस पूरे को पढ़ने के लिए कि कंस्ट्रेंट्स क्या आएंगे आपके सामने। अगला पार्ट जो यहाँ हमें करना है, इनिशिएटिव सरकार के, उनकी पॉलिसीज, उसका इम्पैक्ट। यहाँ डेटा बहुत ज्यादा चाहिए, इसलिए ये लंबा है। डेटा सारे प्लान्स का, प्लान्स के साथ उसकी इफेक्टिवनेस का, उसके कंस्ट्रेंट्स का, तो हर एक जगह पे स्वॉट लगाओगे, इट बिकम्स टीडियस। ये लंबा पार्ट है, इसको टेक योर टाइम, आराम से करना। देन यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टार्टअप इंडिया। सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टार्टअप इंडिया। अब इसका तरीका बहुत आसान है, जो बेसिक बनता है। बेसिक बनाने के लिए अगर मैं आज हाथ धो लूं, तो बेसिक ये होता है भाई कौन कौन सी स्टडीज हुई है इसके ऊपर, उस स्टडी ने क्या कहा है वो लिख दो। अपने कंधे पे बंदूक मत रखो, उसके कंधे पे बंदूक रखो, बिकॉज वो टीचर मैं भी हूं, तो मैं आपको बचा रहा हूं, इसलिए ये वाला काम कराया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप मेरे पास बैठे हैं, आपके पास समय है, और आप मुझसे बोलेंगे सर इसको कैसे करना है, बोले पहले तो सारी रिपोर्ट्स निकाल दी सर, अब क्या करना है? अब इसके अंदर एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर जो पब्लिशमेंट हुआ है, जो भी पब्लिकेशंस आए हैं, उसके अंदर से कोट्स निकालो। आपको यहाँ कंपैरेटिव बताना है कि ये वाला सजेशन ये कहता है, ये वाला सजेशन ये कहता है, काउंटर बैलेंसिंग में ये हो सकता है। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल है इंडिया का, ये चीज को ध्यान में रखना है। आपको यहाँ कनेक्टिविटी करना आना चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का है, स्टेट्स के अंदर। स्टेट की इकोनॉमी को इंप्रूव करेंगे, इंडिया की इकोनॉमी अपने आप सुधर जाएगी। अगर हम एक जगह पे फोकस रखेंगे तो गड़बड़ होगा। इसी वजह से बोला जाता है इम्बैलेंस डेवलपमेंट। कुछ स्टेट्स के अंदर डेवलपमेंट वैसा नहीं है, कुछ स्टेट्स के अंदर डेवलपमेंट है। अगर हम एमपी की बात करें, मेरे चैनल पर एक वीडियो मैंने डाला था देवास का, शॉर्ट बनाया था। देवास मेरा ससुराल भी है, मेरा ननिहाल भी है। सो जा रहे थे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर उन्होंने कॉरिडोर डेवलप करा है स्पोर्ट्स का, एंड इतना सुंदर लगता है यार वो। हकीकत में बता रहा हूँ, या तो खेलकूद वाले थोड़े से रहे तो वो अच्छा लगता है देख के। मैंने उस शॉर्ट को डाला था तो किसी ने मुझे उस पर कमेंट करा था, सारा डेवलपमेंट वेस्ट एमपी में है। ये दुख को भी बयान कर रहा है, ये कटाक्ष भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये सवाल उठा रहा है सरकार के उस एजेंडा के ऊपर कि क्या हम दूसरे शहरों को डेवलप नहीं कर सकते। तो क्या वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई एग्जाम्पल मौजूद है जहां पे कंप्रीहेंसिव डेवलपमेंट किया गया, इंक्लूडिंग रूरल एरियाज? ऐसी कौन सी कंट्रीज है? क्या हमारे पास वो वाला मॉडल मौजूद है? तो जब आप उठने की कोशिश करते हो, तो ही आपके लिए आगे की सीढ़ी खुलती है। एक सीढ़ी चढ़ेंगे दूसरी पे जाइएगा, दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे तीसरी पे जाइएगा। सबसे पहले सबसे आसान नहीं बन रहा है, गो बैक टू द बेसिक। उसने जो लिख दिया ना, उस कमीशन का नाम लिखो, उसके कंधे पे बंदूक रख के चला दो, इट्स इजी। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है, जब बनाना है जब तुम वहां उस स्टेज पे पहुंच चुके हो, तब बनाना है। पहले दिन नहीं बैठ जाना, 3 दिन 4 दिन 5 दिन वाट लग जाएंगे और कुछ भी नहीं आएगा हाथ में। कंटेंट इकट्ठा करना पड़ेगा, सोर्सेज नहीं मालूम है, सो इट टेक्स टाइम। यहां मैं आपका वो बचाने की कोशिश कर रहा हूं जहां तक हो सकता है। एनआईओएस अगेन वही मॉड्यूल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इग्नू का MS 96। अदर सोर्सेज जो है स्टार्टअप इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट्स, यहाँ रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट से आप एनालाइज करते हो
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगला जो हमको यहाँ पे दिया है दैट इज योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। नाउ यहाँ दो कंसेप्ट हैं। अब यहाँ मैं फंस गया था इसको बनाने में। एक्चुअली मैं फंसा क्यों था मैं आपको वो साफ कर देता हूँ। सवाल किस तरह से बन रहा है वो देखिएगा और इसका पेपर का नाम देखिएगा, मैं आपको वहां से समझाऊंगा। देखिए पेपर का नाम दिया गया है फिलोसॉफी साइकोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड केस स्टडीज, जो जाता है पार्ट ए के अंदर। सेकंड वाला बनता है एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड केस स्टडीज। सो ये वाला कंपोजिशन वो होता है जहां पर मैनेजमेंट लागू होता है। तो क्या हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैनेजमेंट पढ़ते थे? यस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत प्राइवेट मैनेजमेंट से ही हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम द शॉप फ्लोर। अगर हम बोले साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर का, तो वो इट स्टार्टेड एज एन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के एंड में तो बोले यार हमने सब कुछ कर लिया, अभी भी हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, क्यों? सो स्टडीज होती चली गई और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन एज अ सब्जेक्ट इवॉल्व होना चालू होता है। तो उसका जो इवोल्यूशन बनता है उसके कोर में मैनेजमेंट ही है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं अपनी रूट्स रखता है मैनेजमेंट। सो दोनों चीजें हैं, पॉलिटिकल साइंस भी है एक तरफ और एक तरफ है प्राइवेट मैनेजमेंट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो कल को अगर आप एक अफसर बन गए और आपको सरकारी किसी उपक्रम का सर्वे सर्वा बना के पहुंचा दिया जाए, तो आपके अंदर क्या वो गुण है कि आप उस पब्लिक कॉर्पोरेशन को ऊंचाइयों पर ले जा सको। इसलिए ये एसेंशियल हो चुका है अंडर बिजनेस मैनेजमेंट। सो यहां पर दिया है कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। देखो इजी है, जहां पे भी ये बोला ना कंसेप्ट क्या है, भाई कंसेप्ट की डेफिनेशन लिखना है, उसको डिस्क्राइब करना है, उसके पैरामीटर्स खोलना, खत्म किस्सा, रट लो। ये शॉर्टेस्ट है, यहाँ थॉट नहीं बनाना। स्कोप क्या है इसका, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, डायग्राम्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, जरूरी बिजनेस है, मॉडल है। इकोनॉमी के अंदर जैसे हमारी कुछ चीजें लगती है ना, तो यहाँ पे भी फ्लो चार्ट डायग्राम, माइंड मैपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना चालू करो। एक बिंदु है, इसके 3 पॉइंट खोले, फिर 3 पॉइंट में से हर एक एक 2 3 पॉइंट खोल दिए। इस तरह से आप आसानी से लर्न कर सकते हो बड़ी चीजों को। एक क्वेश्चन है यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव अंदाज पे है, दैट इज डिफाइन बिजनेस एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न सोसाइटी। डिफाइन बिजनेस, अब इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, बट मैंने इसको है ना एवरेज स्टूडेंट के लिए बनाया है। मैं इसको कॉम्प्लेक्स भी कर सकता था। मैं इसको ही बोल सकता था कि आज जो मेरी किराने की दुकान है उसके ऊपर ऑनलाइन मोड ऑफ ऑपरेशन से क्या असर पड़ा, पहला। दूसरा मैं बोल सकता था कि जो सरकार की पॉलिसीज हैं जहां उन्होंने बड़े रिटेलर्स को खोल दिया, फॉर एग्जांपल डी मार्ट हो गया, वॉलमार्ट लेकर आया था अपना, दैट वाज बेस्ट प्राइस। एक और है मेट्रो, बड़े बड़े जिनको बड़े बड़े गोदाम के अंदर आप जाते हो बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, बिकॉज उन्होंने सप्लाई चेन तोड़ा हुआ है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई चेन? फैक्ट्री कौन है? फैक्ट्री ने सुपर किसको बनाया? सुपर ने डिस्ट्रीब्यूटर्स किसको बनाया? डिस्ट्रीब्यूटर है या साथ में वहां पर CNF है, कैरियर फॉरवर्डिंग है, ये सब का परसेंटेज है। फिर एडवर्टीजमेंट कितने का हो रहा है। इसलिए आप देखोगे कि एक मॉडल चलता है बिजनेस प्लान के अंदर जिसे हम कहते हैं DSA, डायरेक्ट सेल्स। सो व्हाट इज डायरेक्ट सेल्स? डायरेक्ट सेल एमवे उसका एग्जांपल है, बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, वर्ल्ड में बहुत 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 बड़ा ब्रांड है। वो अपने प्रोडक्ट्स कैसे बेचता है? वो मेंबर्स बनाता है। एक मेंबर है, वही मेंबर बनाएगा, मेंबरशिप के भी पॉइंट मिल रहे हैं, फिर वो जितना सामान बेचेगा उसका उसको भी परसेंटेज मिल रहा है। तो जो सप्लाई चेन नॉर्मल चलती है वो व्यक्तिगत हो जाती है डायरेक्ट सेल्स के अंदर। तो ये मॉडल्स आपको समझ में आना चाहिए। ये मॉडल समझना एक बहुत आसान काम है, तो बड़ी भारी बात नहीं लग रही, बट चूंकि आप स्वयं से पढ़ रहे होंगे तो है ना, यहाँ पर मेरे लेक्चर्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं होंगे और ऑनलाइन के अंदर भी मैं इस साल आई डोंट नो, आई एम नॉट टेकिंग या आई एम नॉट कंपाइलिंग देम कि मैं आपको ये 2026 ऑनलाइन की ये वीडियोस देख लो। 799 यूट्यूब मेंबरशिप का प्लान है मेरा। ये बेसिक्स है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मेरी क्लास की फंक्शनिंग क्या होती है, उसके लिए। ये वो वाला लेक्चर नहीं है कि जो यहाँ बोर्ड पे लेके ले दिए। उस चीज के ऊपर समझना है तो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक ही क्वेश्चन है, एक ही टॉपिक है, उसके विचार कितनी तरीके से हो सकते हैं। सो उसका कलेक्शन मिलता है आपको मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। सो ओके, एनीहाउ कमिंग बैक। सो कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस आसान है, क्वेश्चन आपको दे दिया मैंने। NCERT क्लास 11th NIOS बिजनेस स्टडीज मॉड्यूल देखिएगा। इग्नू के अंदर MS-01 मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर, मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर। अगला टॉपिक दिया मैनेजमेंट प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, PODC। बेसिकली ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम पढ़ा करते हैं, तो छोटा पढ़ते हैं। यहाँ बिजनेस का एस्पेक्ट दिया है, हमें इसे बिजनेस के एस्पेक्ट से बात करना होगा। हम वहां पे बात करते हैं पोस्ट कॉल की, हम वहां बात करते हैं POCCC की,
तो इन लोगों ने जो एलिमेंट थे ऑलरेडी मैनेजमेंट के अंदर, उनको उठा के किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रखा, वो पार्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का था जो पिछले सिलेबस में मौजूद था। अब जो हमारे पास है वो साफ दिया है, उन्होंने दिया है इस तरह से। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़िए और ऑर्गेनाइजेशंस के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स यहाँ लिखिए। रीजन सिंपल है, एक प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट इसे चेक करेगा और वो केस स्टडीज बताता है। सो जब सरकारी बंदे की अगर आप बात करेंगे कि सरकारी बंदा आके चेक करेगा तो वो बात अलग होगी, लेकिन जब एक प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज IIM का अगर कोई प्रोफेसर आ गया, एक एग्जांपल के तौर पे, या किसी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट कॉलेज का आ गया, HOD आके बैठा है, वो मैनेजमेंट की थीसिस लिखा चुका है कई लोगों को, PhD करा चुका है, अब वो बंदा आपका देख रहा है तो वो उस लेवल पे जजमेंट देगा, तो इसलिए फोकस वहां रहना है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लानिंग इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लानिंग इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो इस क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस मैं देते जा रहा हूं, उन क्वेश्चन को एक एवरेज के ऊपर बनाया हुआ है कि पूरा जो मैंने पहला वाला लेक्चर आपने देखा उस टॉपिक के ऊपर वो कंप्लीट कर लिया आपने, क्या आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो? अगर आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो तो आपका थॉट बेस तैयार है मेंस लिखने के लिए, सिंपल एज दैट। मैं भी तैयार हूं ना, पढ़ लोगे इतना था, तू भी लिख दोगे, कंपटीशन नहीं है इस लेवल के। जिस लेवल पे मैं आपको आज बात बता रहा हूँ, आप देख के देखिएगा, अगर आपको कोई कंपटीशन मिल जाए इस लेवल पे, एब्सेंट है मेंस के अंदर, इट्स नॉट देयर। सो प्रॉब्लम आती है तो ठीक है, इसका सोल्यूशन भी आता है। ओके, इसके अंदर NCERT क्लास 12 बिजनेस स्टडीज प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, NIOS के मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, और इग्नू का MS-02 मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट्स इट। इसके बाद है आपका रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मॉडरेट है। यहाँ रिसोर्स क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। हम लोग रिसोर्सेज पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमी के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर हम लोग रिसोर्स को ज्यादा पढ़ते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, मैनमेड रिसोर्सेज। यहाँ बिजनेस में आपके पास रिसोर्स क्या है, यहाँ याद रखिएगा, आइडिया इज ऑल्सो अ रिसोर्स, नॉलेज इज ऑल्सो अ रिसोर्स, मनी इज रिसोर्स, मैन पावर इज रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स है। तो इन सब का कैसे यूटिलाइजेशन होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट। तो रिसोर्स अलोकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ना पड़ता था डिसीजन मेकिंग क्या, बट इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट आ गया। यूज केस स्टडीज, यहाँ हिंट दिया है, केस स्टडीज से जल्दी समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है, सजेस्ट स्ट्रेटेजीज फॉर इफेक्टिव रिसोर्स अलोकेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन है, आप किसी जगह पर अथॉरिटी में बन गए, अब आपको उसको जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके एट डिस्पोजल, उनको आप कैसे मैनेज करते हो, उनको कैसे अलोकेट करते हो। आपके पास 4 गाड़ी हैं और 10 आपके अफसर हैं, तो 4 गाड़ियां किसको दोगे? रिसोर्स अलोकेशन, ये आपके पास आना चाहिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप बेसिक मैनेजमेंट सीख रहे हो, ताकि आने वाले समय के अंदर जो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी है, यू कैन इजीली मैनेज इट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस। NCERT अगेन क्लास 12 बिजनेस स्टडीज, NIOS रिसोर्स मैनेजमेंट के मॉड्यूल्स हैं, इग्नू के अंदर इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट, सिंपल। देन अगला है ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग। ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग, ये मेरा सबसे वीक एस्पेक्ट है। व्हाट इज माय ब्रांड? लेट्स टॉक अबाउट दैट। आई एम अ ब्रांड, आई एम अ ब्रांड। So how am I going to market? I don't tell my name. कौन से वाले? गुड्डू भैया। MFSC शॉर्ट में, वो मेरे स्टूडेंट ने सिखाया, सर MFSC, अवश्य मतलब थोड़ा सा सुने क्या बोल रहे हो। MFSC सर अपना शॉर्ट फॉर्म माइक्रो फोकस स्टडी से निकल गया अपने, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो ब्रांडिंग वो होती है जिसको आप यूज करते हो। एक एग्जांपल देता हूं मैं, नूडल्स एक कॉन्डिमेंट है, मतलब एक खाने की चीज है। अब आप उस नूडल को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। नूडल यानी आटे मैदे का लंबा लंबा पतला पतला खाने की चीज। सेवई जो होती है वो भी तो नूडल है, सोच के देखना, वो भी नूडल्स है। सो नूडल्स अगर हम बोलते हैं तो हम जाके बोलते हैं कि भैया मैगी दे देना। व्हाट इज मैगी? मैगी इज अ ब्रांड, मैगी इज अ ब्रांड। और फिर हम बोलते हैं, बोले वो यार वो रामन वाली मैगी दे देना, हम नूडल नहीं मांगते। सो ऑल्टरनेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल गाँव में आप जाएंगे तो छोटी गाड़ी इज मारुति, इट्स ऑलवेज मारुति। बोले सफेद वाली मारुति आई थी, अरे वो मारुति यार भैया वो अल्टो थी, या वो दूसरी थी, वो सेंट्रो थी, वो कुछ दूसरी गाड़ी थी, नहीं वो मारुति थी। सो दैट बिकम्स अ ब्रांड। सो आप किस तरह से ब्रांड बनाते हो कि दिमाग में, मनमानस के अंदर दिस इज इक्वल्स टू दिस होता है।
दैट इज इट। सो ब्रांडिंग कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली। यहाँ पे ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं, नेटवर्किंग प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ ब्रांडिंग इन एनहांसिंग कस्टमर लॉयलिटी। अब ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिनारियो क्रिएट किया जा रहा है, इसलिए इसको जहां पे भी मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स, पहले इसके कंपोनेंट धीरे धीरे तैयार कीजिएगा। इजी पार्ट को लेते चलिए और ऐसे कॉम्प्लेक्स का छोटा छोटा पार्ट 15 मिनट ये पढ़ लिया, 20 मिनट ये पढ़ लिया, उसको इवॉल्व करिए, अपने कंटेंट को समझिए, उसके कंसेप्ट को अंदर उतारिए, धारणा पैदा करिए अपने अंदर, फिर ध्यान लगाइएगा। धारणा के बाद ध्यान आएगा। सो एनसीईआरटी क्लास 12 बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज, एनआईओएस का मार्केटिंग मॉड्यूल, इग्नू का मार्केटिंग फॉर मैनेजर्स हायर लेवल के ऊपर। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे वैसे वैसे सोर्स हैं। फिलिप कॉटलर्स की बुक है मार्केटिंग की, फिलिप कॉटलर, उनकी बुक है मार्केटिंग की। फिर आपको बोल दिया यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये है यूनिट 3। अब इसको यहाँ क्यों दिया उन्होंने? एडमिनिस्ट्रेशन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों चीजें सेम है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट यहाँ साथ दे दिया, ये है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट। इजी है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं आपको सिंपल अगर हम बोलें, सो डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ दिया है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको अलग से करना है, फाइनेंस मैनेजमेंट करना है, स्ट्रेस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करना है, सरकारी रिपोर्ट्स इसमें आपको लगेंगी। क्वेश्चन कैसा आ सकता है? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कल को आप पुलिस अफसर बन गए, डीएसपी साहब हैं, 3 थाने आपको दे दिए, 3 टीआई साहब है आपके पास, और थानों में आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है दैट इज लैक ऑफ मैन पावर। बहुत भयंकर तरीके से किसी भी पुलिस वाले से आप बोलेंगे मैन पावर नहीं है, और उनकी ड्यूटीज कैसी लगी हैं? वीआईपी ड्यूटी लगी, वीवीआईपी ड्यूटी लगी है, एक बंदा इधर से उधर आने जाने के लिए लगा है, एक पासपोर्ट वेरिफिकेशन में ड्यूटी लगी है, हथियार वेरिफिकेशन की ड्यूटी लगी है, पता नहीं कितनी सारी ड्यूटीज हैं जो लगी हुई है। सो असल जो काम था जिसके लिए पुलिसिंग बनी थी, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस, क्या वो उसको पूरी तरह से कर पाएगी? अगर कोई एक बड़ी घटना या दुर्घटना हो जाती है तो क्या वो थाने का दल बल उसको हैंडल करने के लिए प्रॉपर है? तो दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपको रिसोर्स मैनेजमेंट पहले पढ़ाया गया, अलग जगह पढ़ाया गया, ये समझिएगा। रिसोर्स का अलोकेशन, तो मैन पावर इज अ रिसोर्स, उसका अलोकेशन अब ये सेकंड पार्ट में अप्लाई हो रहा है इन एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट का कंपोनेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन। आप सोच के देखिए वो आपको कहाँ के लिए ट्रेन कर रहे हैं, सोच के देखिए कि आपका सिलेबस किस तरह से डिजाइन किया गया है। आप उसको सब्जेक्टिव स्टडीज पे बस मत देखिए। तो दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर अ गवर्नमेंट जॉब राइट हियर। तो आप कितना उसको एनग्रॉस होकर उसके एलिमेंट्स को पढ़ सकते हो और कितनी केस स्टडीज को हैंडल करते हुए उस चीज को सॉल्व कर सकते हो, वहां ये आपका फायदा देगा। एनसीईआरटी का क्लास 12, इसमें पॉलिटिकल साइंस दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये एक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे बहुत सारी किताबें आती हैं अलग अलग तरीके से जो इस अलग पार्ट के ऊपर बात करती हैं। अवस्थी एंड माहेश्वरी अच्छी किताब है पबैट की, उसके अंदर ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। देन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, वो वाली भी एक अच्छी किताब आती है, उसके अंदर से आप ले सकते हैं। और अगर एक ही किताब अगर आपको लेनी है, सो पॉलिटी जिसकी किताब से पढ़ते हैं आप, लक्ष्मीकांत, उनकी आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय लक्ष्मीकांत, वहाँ से आप पढ़ लें, कोई समस्या नहीं। तेरे को अगर चाहिए हो तो मेरी ले जाना, है ना? अगर नहीं हो तेरे पास पबैट नहीं, अंदर वो कवर चढ़ा रखा होगा, क्योंकि हम वहाँ उस समय बताते थोड़ी थी कि हम पढ़ रहे हैं, हम तो नौकरी मतलब काम धाम करने वाले लोग थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका है, इसमें एनआईओएस की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल्स मिलेंगे आपको। एमपीए 016 पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस इग्नू का। इग्नू के यहाँ पर एक्चुअली एक ही एग्जांपल दिया है ही नहीं, और आई वाज नॉट गोइंग टू रिफाइन इट अगेन फॉर सोर्सेस। इग्नू क्या पूरा का पूरा कंपाइलेशन है, बीए का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एमए का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उन मॉड्यूल्स के अंदर आपको पूरे के पूरे सेट मिल जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किस तरह से हो गया, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सारे मॉड्यूल्स हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इग्नू इज बेस्ट हियर। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इजी बोला है इन्होंने, बट इट्स नॉट दैट इजी। मैं आपको इसका रीजन दे देता हूँ। यहाँ आपको प्रोसेस ऑफ बजटिंग पता होना चाहिए। बजट बनता कैसे, किस तारीख से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, टॉप डाउन अप्रोच आती है, बॉटम्स अप अप्रोच जाती है। तो दैट इज टिपिकल सिनेरियो, बट देन ऑल्सो इट्स इजी। कितनी तरीके के बजटिंग मेथड्स होते हैं, व्हाट इज, अगर आजकल जैसे आप सुन रहे होगे कि ओरिएंटेशन आता जा रहा है, फॉर एग्जांपल जेंडर बेस्ड बजट होता है, जेंडर बजटिंग। व्हाट इज जेंडर बेस्ड बजटिंग, व्हाट इज जीरो बेस्ड बजटिंग,
इस तरह के जब आप नाम सुनते हो तो वो कहाँ पर रूट रखते हैं और उनके रूट से आप कैसे इवॉल्व करते हो आगे आने वाले समय में। तो इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प। गो विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब बैठ के इग्नू इग्नू के अंदर ये आराम से आप कर लेंगे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। यहाँ पर ऑडिटिंग है, तो ऑडिटिंग के कंसेप्ट कौन से यूज होते हैं, ऑडिटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, इनके ऊपर जो कंसेप्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द रोल ऑफ सीएजी। सो सीएजी किस तरह से करता है, वो तो एक बार आता है, पोस्टमार्टम वाला काम है। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप एक्टिव रोल में कैसे करते हैं, तो आपको एक अलोकेशन होता है। आपके पास 31 मार्च लास्ट डेट होती है, लास्ट डेट के पहले आपको वो पैसा जो देने का है वो देना होता है और जितना उठाना है वो उठाना होता है, तभी ये रोटेशन चलता है। सारा पैसा नहीं होता ना सरकार के पास, वो ऐसे ही सोचता था पहले इतने लाख करोड़ रुपए का बजट सरकार पर रखे हुए हैं, नहीं रखे होते भाई साहब। हर एक ट्रेजरी पैसा कमाती है और हर एक ट्रेजरी पैसा खर्चा करती है। अब ट्रेजरी का कलेक्टर साहब के अंडर, अब आप समझ जाओगे कि कहाँ का खेल है। तो सरकार चलाना है तो कलेक्टर साहब का ये रोल है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर बड़ा खेल। अब डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर कुछ भी नहीं कर सकता, पैसा आया पैसा जाएगा, वो पैसा डाल नहीं सकता, वो उसे मैनेज करता है और मैनेजमेंट के ऊपर फिर वो कलेक्टर साहब बैठे। ओके, तो एनसीईआरटी के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़िएगा, इसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मॉड्यूल्स जो हैं एनआईओएस के वो पढ़िएगा। इग्नू का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर बीए से शुरू कीजिए और फिर एमए के ऊपर जाइए। स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स मॉडरेट है। बेसिकली ये इसको इस टॉपिक के ऊपर मैं फंस गया हूँ थोड़ा सा, एक्चुअली मैं इसको कंक्रीट नहीं कर पाया हूँ आज। मेरे जो कमांडिंग थे वो कमांडिंग प्रॉपर नहीं गए हैं। व्हाई आई एम अ लिटिल डाइसी ओवर हियर। स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स दो तरीके से देखी जा सकती है। एक वो नजरिया है जो इंडियन नजरिया है, ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, योग करना। एक वो टेक्निक है जो विदेशी है। सो आई वांटेड टू क्रिएट अ बैलेंस, वो हो नहीं पाया, तो हम अभी आपके सामने बोल रहा हूँ। इसी पेपर के अंदर पहला वाला पार्ट है आपका, उसमें गौतम बुद्धा है। गौतम बुद्धा अष्टांगिक मार्ग दे रहे हैं। अष्टांगिक मार्ग के अंदर लास्ट वाला है वो मेडिटेशन वाला, उसकी 3 स्टेजेस हैं अलग अलग। ऐसे स्थान पर आप मतलब इस स्थिति में पहुंच जाएं जिसमें आपको मेडिटेशन का सुख भी न प्राप्त हो, दुख भी न प्राप्त हो, मैकेनिकल हो गए, तब आप छोड़ सकते हो। उस स्टेज को प्राप्त करना है। गौतम बुद्धा के बाद अगर हम स्वामी विवेकानंद लें तो स्वामी विवेकानंद किस प्रकार का योग करते थे, उनकी फिलॉसफी क्या थी। तो इसको अगर हम उस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि हर एक प्रैक्टिकली बोल रहा हूं मैं, किताबी कीड़े वाली बात नहीं कर रहा हूं। किताब बोलेगी स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके हैं, मैं प्रैक्टिकल में बोल रहा हूं कि हम लोग आज प्रभावित किस चीज से सर्वाधिक हैं। बहुत सारे लोग आध्यात्मिक होने का ढोंग करते हैं। अध्यात्म अलग है, धर्म अलग है। तो बेहतर होता है कि वो धर्म के जिस आवरण में होते हैं उस धर्म के अंदर स्ट्रेस रिलीविंग तत्व कौन कौन से हैं। बड़ा आसान सा तरीका है। बालक एग्जाम चल रहे हैं इसके 12th के, थोड़ा सी घबराहट हुई। घबराने वालों में से नहीं है वो, पढ़ता ही नहीं तो घबराहट कहाँ से होगी। नो स्टडीज नो टेंशन वाला काम है। मैंने उससे बोला बेटा दिल पे ये रख और ये पढ़ ले, दिल पे हाथ रख और ये पढ़ ले। व्हाट इज दिस? साइकोलॉजिकल यार, जहां तुम्हारा फेथ है, जहां तुम्हारा बिलीव है, उसके ऊपर काम करता है तो करता है यार वो। फिर बाबा रामदेव, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ध्यान लगाने का तरीका वो सिखाते हैं, वो सांस लेने का तरीका सिखाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ। हाँ, प्राणायाम, प्राणायाम। अब एक्चुअल वो होना तो चाहिए कायदे से योग, वो आध्यात्मिक है, हम उसको कहाँ यूज कर रहे हैं। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स। इसके ऊपर मैं फंसा हूँ थोड़ा सा, बिकॉज मेरे इसके ऊपर कंटेंट मेरा इस पे क्रिएशन अभी उस लेवल पे नहीं है। मेरे अंदर आइडियाज चल रहे हैं, वो आइडियाज जैसे वो वहां फाइनलाइज होंगे आई विल बी एबल टू मेक देम, बट अभी हाल फिलहाल में इट्स मॉडरेट। मीडिएशन क्या होता है, ये मैनेजमेंट है मीडिएशन। निगोशिएशन क्या होता है, अब यहाँ स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स है। स्ट्रेस कौन सा, स्ट्रेस पर्सनल भी हो सकता है, स्ट्रेस अमंग द वर्कर्स हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसा हो सकता है, आपका एक मैनेजर एक कह रहा है, एक मैनेजर एक कह रहा है, आप डीएसपी साहब एक टीआई साहब बोल रहा सर गोली मार देना चाहिए, एक टीआई साहब बोल रहे सर मैं चाहता हूँ बात करता हूँ, तीसरे टीआई साहब आए बोले सर ऐसा करते हैं अपन ना कलेक्टर साहब के ऊपर बोल देते हैं कर्फ्यू लगा दो। कर्फ्यू आप लगा नहीं सकते। सो इट इज कॉन्फ्लिक्ट। और इस रिजोल्यूशन को कैसे करोगे, सो मीडिएशन, निगोशिएशन, इमोशनल इंटेलिजेंस आ गया ये। देन एप्लीकेशन इज सजेस्ट वेज, क्वेश्चन है सजेस्ट वेज टू मैनेज वर्कप्लेस स्ट्रेस इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। केस स्टडी आपको दी जा सकती है इसके ऊपर। ये वाला पार्ट जो है वो केस स्टडी में बहुत अच्छा बनता है।
तो केस स्टडी के हिसाब से इसकी तैयारी करना है आपको। साइकोलॉजी मॉड्यूल्स यहाँ चाहिए होंगे आपको अलॉन्ग विद मैनेजमेंट मॉड्यूल्स। सो जो मैंने आपसे बात करी थी ना कि किस लेवल पर जाकर आप को रिलेट कर पाओगे, आप अगर अलग अलग टॉपिक को अलग अलग पढ़ने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे। ये वो वाला पार्ट नहीं है जहां पर आप इंटर रिलेशन बड़े आराम से निकाल लो। हो सकता है आप मैनेजमेंट के भी स्टूडेंट हो, आपकी साइकोलॉजी भी बहुत अच्छी हो। पेपर 4 एक गुलदस्ता है अलग अलग फूलों का, जितने फूल हैं अगर कहीं किसी गार्डन वार्डन से उठाए तो हो सकता है उसमें उतने ही कांटे हो। याद रखना इस एग्जाम्पल को। इसको मैं कहता हूँ विवाहित जीवन का एग्जाम्पल। हाँ विवाहित जीवन इस प्रकार से होता है जिस प्रकार से एक गुलदस्ता है, उसकी सुगंध अलग होती है, कांटे भी उतने ही होते हैं जितनी उसमें सुंदरता होती है, बट वो गुलदस्ता अपनी सौंदर्यता के साथ जाने जाता है। उसके उठाने वाले के हाथ में जो दुख हो रहा है उसको नहीं देखा जाता। इस चीज को बियर करना है। आजकल वर्तमान के अंदर जो डिवोर्सेस हो रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, वो उसका कारण यही है कि लोग उन कांटों को देखने लगते हैं, उसकी सुंदरता को भूल जाते हैं। तो इस सुंदरता को बना के रखने के लिए जो एनवलप दिया जाता था वो रिलीजियस मॉड्यूल होता था, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ था पुराने समय काल नियमों के हिसाब से कि विवाह क्या है, सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे। सो कंसेप्ट है कि किस तरह से कहाँ कनेक्टिविटी बना रहे हो। सो साइकोलॉजी मॉड्यूल चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MS-22 इग्नू का चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए डैनियल गोलमिल की किताब इसने लिख दी है, बट इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए तो इतना काम हो चुका है, इतने सालों से आ रहा है। यूपीएससी की कोई सी भी किताब ले लो, MPPSC की ढंग की किताब लेना। मेरे नोट्स मेरे स्टूडेंट्स के पास रहते हैं, अभी क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे खुद मजा नहीं आता कि किसी अनजान व्यक्ति को दे दूं, क्योंकि मेरे नोट्स जो बने होते हैं वो सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के इसलिए बने होते हैं क्योंकि उनका एक लेवल अलग होता है, उनको समझाना पड़ता है। वो 1 पॉइंट 2 पॉइंट वाला काम नहीं होता। लेकिन जिस दिन आपके वो समझ में आ गए उस दिन आप बोलोगे ये क्या है, बाबा बवाल है। सो आई एम सॉरी कि मेरे नोट्स आपको नहीं मिल सकते। देन अगला पार्ट आपको यहाँ दिया है डिजास्टर मैनेजमेंट। व्हाट डू आई मीन बाय डिजास्टर मैनेजमेंट इज पेपर 4। डिजास्टर मैनेजमेंट तो ज्योग्राफी में पढ़ता हूँ, प्री के अंदर तो मेरा साइंस में भी है। व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट डूइंग यार? डिजास्टर मैनेजमेंट एक लॉ एंड ऑर्डर का इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है। और हम जिस तरह से क्लाइमेट चेंज को अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम तो लकी हैं अभी कि हमारे पास वो टेक्टोनिक शिफ्ट नहीं चल रही, लेकिन अभी दिल्ली का अर्थक्वेक आया, बड़ा अर्थक्वेक था कंसिडरिंग इतने लंबे समय के बाद यहाँ पे आया। सो क्या आने वाले समय के अंदर टेक्टोनिक जोन्स के फॉल्टिंग और फोल्डिंग या कुछ भी अगर हो रहा है, डाइवर्जेंस लग रहा है, कन्वर्जेंस लग रहा है, आर यू रेडी टू हैंडल दैट सिनेरियो, या सिर्फ वो एक्सपर्टीज वाला बंदा करेगा? सो जनरल के लेवल के ऊपर तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट। नाउ डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर है। मैनेजमेंट की कौन कौन सी टेक्निक्स लगेंगी, इसके आप एक हिंट दे रहा हूं। अगर आपने पिछले साल वाला सिलेबस तैयार किया था उसमें ये बहुत लंबा था। पहले वाला जो सिलेबस था उसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा लंबा छोड़ा दिया था, जो अब श्रिंक कर दिया गया है, अब उतना लंबा नहीं है। वो वाले नोट्स आपको यहाँ काम आएंगे, बट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। सो एक एग्जांपल है क्वेश्चन का, डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। अरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलिए, सॉरी। इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज इन इंडिया। सिंपल है, अब इसको आपको मैनेजमेंट के नजरिए से आंसर देना है। इसको यहाँ ये नहीं लिखना है कि इसको डिजास्टर कहते थे, ये धरती फूट गई, ने धरती उखड़ गई, ने ये ओला पड़ गया, वो वाला पार्ट यहाँ इतना नहीं आएगा जितना यहाँ पर व्हाट यू आर डूइंग वाला पार्ट आएगा, मैनेजमेंट। एनसीईआरटी, यहाँ पर आप ज्योग्राफी से कंपैरेटिव स्टडीज करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के मॉड्यूल्स हैं एनसीईआरटी के, एनआईओएस के हैं। यहाँ पे PGDDM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट कंडक्ट कराती है इग्नू, उसके नोट्स हैं। तो उस मॉड्यूल से आप यहाँ पर अपना मैनेजमेंट वाला पर्सपेक्टिव डेवलप करेंगे। अगला जो यूनिट है दैट इज यूनिट 4, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इजीएस्ट कहते हैं ये ओवरऑल पर्सनालिटी और नेशनल डेवलपमेंट को। मैं जब इसके ऊपर अगर मैं काम करने की कोशिश करूंगा